अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं 18 मई 1974 के बारे में, 18 मई 1974, और गौतम बुद्धा की बात करते हैं। हम भारत की बात करेंगे और भारत के पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल टेक्नोलॉजी, हम इनकी बात करेंगे। हमारी आज़ादी 1947 में हमें मिली, लेकिन उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ था और हिरोशिमा में एटम बम गिरा के अमेरिका ने ये बताया कि अगला सदी जो है 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, ये जो अगला 50 साल जो है, ये हमारी आज़ादी को अगर सिक्योर रखना है, बाहर के लोग फिर हमें हमला न करें, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत करें, उस लेवल तक, वर्ल्ड लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक, रशिया और अमेरिका के लेवल तक पहुंचाएं। तभी हमारी जो आज़ादी 1947 की है वो बाकी रहेगी, वरना फिर से हम ग़ुलाम बन जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था, एक हमारे ग्रेट पोइट एंड फिलोसोफर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो ये हस्ती हमारी जो मिटेगी नहीं है और मिटती नहीं है, हर दौर में अलग अलग हमें तरीक़ा अख्तियार करना पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें ज़रूरी था कि अपना नेशनल सिक्योरिटी को स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जोड़ते, जिसमें कि नेहरू और जो नाम राजा रमन्ना ने पोखरान टेस्ट 1974 के बाद कहा, बुद्धा हैज़ फाइनली स्माइल्ड, कि हम वो ताकत रखते हैं, मुस्कुराते हुए कहा कि हम वो ताकत रखते हैं कि हम अपनी हस्ती को बाकी रखेंगे। इसमें सबसे बड़े साइंटिस्ट का जो नाम है, हमारे राजा गोपालन चिदम्बरम साहब का नाम है, जो पोखरान 1 में भी और पोखरान 2 में भी 1998 के दोनों में रहे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र मेरा ख्याल है वो रहे हैं अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के ज़माने में, प्रतिभा पाटिल के ज़माने में 3 प्राइम मिनिस्टर और 4 प्रेसिडेंट के अंडर में वो। ख़ास बात यही थी कि ये शख्स जो साइंटिस्ट देख रहे हैं, इनका नाम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दे के गए हैं। लेकिन उसके अलावा और भी जो नाम है और लीडरशिप है, वो हैं उनके पीछे जो सबसे पहले काम करके जो आगे लाए थे, जिनको चिदम्बरम और अब्दुल कलाम साहब आगे बढ़ाए, सो होमी भाभा और DAE, उसका उनका DAE, फिर BARC और BRC का ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें कि BRC के साइंटिस्ट को 1954 में BRC भाभा के साइंटिस्ट को IAS का दर्जा मिला, ताकि हम साइंटिस्ट को यहाँ रखें और अपनी नेशनल टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ाएं और सिक्योरिटी और हमारी आज़ादी को इंश्योर करें। इनमें उसके बाद नाम आता है इसरो का, चूँकि आप कोई भी वेपन, सिक्योरिटी के लिए जो वेपन रखते हैं, जो हथियार रखते हैं, उसको अपने घर पे रखने से नहीं होगा। टेक्नोलॉजी में रिसर्च में लाने के लिए स्पेस में वो बड़े 2 नाम हैं, जो वो विक्रम साराभाई और होमी भाभा। 1945 में इन लोगों ने 2 लेबोरेटरी स्टार्ट किया, एक का नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, दूसरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में। तो आज़ादी के ज़माने में ही हम लोगों ने, ये हमारे साइंटिस्ट, हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने समझ लिए थे कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि नेशनल टेक्नोलॉजी और साइंस में भी हमें उतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे सतीश धावन नाम आते हैं। सतीश धावन जो कि इंडियन स्पेस इसरो की भी कहानी ऐसी है कि ये दरअसल 1969 में इसरो को सही से बनाया गया। उससे पहले वो DAE के अंडर में था इसरो, जिसको 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने और होमी भाभा ने और हमारे विक्रम साराभाई DAE के अंडर में इनकॉस्पार बोल के एक स्पेस रिसर्च कमेटी बनाई। उसके बाद फिर 7 साल बाद 69 में, वही साल 69 जिस साल में दुनिया का सबसे पहला आदमी सबसे पहले चांद पे जो पहुंचे थे 1969, उसी साल में हिंदुस्तान के साथ अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों लोगों ने पैक्ट किया कि हमारी भी स्पेस में हमको आगे बढ़ना है। और इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 में पैदा हुआ, उसके अंडर में फिर इसरो चला गया। विक्रम साराभाई के बाद 72 से 1984 तक इसरो के जो चेयरमैन रहे, सबसे बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उस वक्त के एरोस्पेस इंजीनियर, जो फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड मैकेनिक्स थे, वो सतीश धावन बोलते हैं, जिनको गुरु माना जाता है। टेक्निकल गुरु जो APJ अब्दुल कलाम के हैं, वो सतीश धावन ही है दरअसल, वो खुद अपनी किताबों में लिखे हैं।
ये भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई स्क्रीन पे वही बात है। हम रशिया और अमेरिका दोनों के साथ 4750 में नेहरू की ये जो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी रही कि नॉन अलाइन मूवमेंट के जरिए हम लोग ये बोले कि भाई हम न अमेरिका की तरफ है न रशिया की तरफ। कोल्ड वार आप लोग करते रहिए, लेकिन हम अपने को आज़ाद रखना चाहते हैं और सिक्योर रखना चाहते हैं। उसके लिए हम दोनों से दोस्ती उतनी ही रखेंगे। तो रशिया से भी हमने सबसे पहले 1975 में आर्यभट्टा, मेरा हिंदुस्तान का हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा इंटरकॉस्मोस, रशिया के इंटरकॉस्मोस स्पेस एजेंसी में के जरिए लॉन्च किया गया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे का, जिसको 11 मई में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है 11 मई में? इसकी वजह है ये 1998 के मई महीने में जो हुआ था ऑपरेशन शक्ति, जिसके तहत इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसमें अब्दुल कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी और आर चिदम्बरम की लीडरशिप में ये काम हुआ था। उसके बाद उसी ज़माने में, ठीक उसी दिन, इंडिया का पहला इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3 भी लॉन्च हुआ था। उसी की याद में हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे 1998 में डिक्लेयर किए थे। लेकिन कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट मेड इन अ डे। इसी तरह हमारी भी कहानी, टेक्नोलॉजी डे की कहानी 50 साल पुरानी है। 1947 से लेके हम लोग 97 तक मेहनत की, और उस मेहनत में जो ये चेहरे देख रहे हैं आप, तो इसमें सबसे पहला नाम जो मशहूर सबसे ज़्यादा है वो अब्दुल कलाम साहब का है। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि वो लीडरशिप उनकी, हमारी इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। फिर आप देखेंगे यहाँ विक्रम साराभाई, जो इसरो के मेन पहले चेयरमैन रह चुके थे 1969 में। लेकिन वहीं देख रहे हैं आपके विक्रम साराभाई होमी जहांगीर भाभा के साथ हैं। तो ये दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन था वो, तो नेहरू के ज़माने में बनाया गया था। यहाँ आप विक्रम साराभाई और होमी भाभा को देख सकते हैं, जो कि 1963 का ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, ये सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट थुम्बा लॉन्चिंग पैड से भेजा गया था 21 नवंबर 1963 को। तो वो पहला हमारा बिगिनिंग ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम था। यहाँ आप आगे देखेंगे कि थुम्बा एक थिरुवनंतपुरम के पास एक गांव है, जहाँ ये इस तरह से हम लोग उस काम को किए थे। और उसमें होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, ये दोनों की लीडरशिप में ली थी। इस तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें रिसर्च इंडिया स्क्रीन को।